हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में हम सेकंड फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक वर्णित है। अब हम अनुच्छेद 21 का के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार की बात करता है, यानी कि भारत में जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। क्लियर? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक। तो ये एक तरह का अनिवार्य कराया गया और ये संविधान संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्लियर? अब अगर आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स वगैरह से अगर आप जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा क्या लाया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की बात कही। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पे आप देखते हो एक तरह का मौलिक अधिकार है और यही मौलिक अधिकार हमारे जो अमेंडमेंट के थ्रू और एज अ पॉलिसी भी लाई गई है ना। तो ये क्या होगा, एक जो बच्चे में जो 3 साल से लेकर के 18 साल तक, जब तक वो बालिग की कैटेगरी में आ जाता है, जब वो देश के लिए एक सांसद, एक विधायक चुनने के लिए आ जाता है, यानी एक वोटिंग राइट मिल जाता है उसे, उस लेवल तक उस व्यक्ति का या उस बच्चे का क्या होता है, एक डेवलपमेंट करने में ये एजुकेशन पॉलिसी उसकी हेल्प करेगी। क्लियर? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी चीज़ें रखी गई। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो रीजनल लैंग्वेज में भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो क्योंकि जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं, और अगर देखा जाए तो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में अगर किसी चीज़ को पहले सीखेंगे तो उन्हें आसानी होती है। तो इस तरह से अगर आप समझते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हम लेक्चर लेके आएंगे कभी, पर अभी जो बात हो रही है एजुकेशन की, तो उससे अगर आप उसको कोरिलेट करते हो तो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्लियर? अब बात आती है मौलिक अधिकार की। तो ये जो 6 से 14 वर्ष तक का है एजुकेशन मिलना, ये सभी बच्चों का क्या है, मौलिक अधिकार है, यानी सभी को मिलना चाहिए। पर ये एक तरह का मौलिक कर्तव्य भी है। हम इसके बाद देखेंगे मौलिक कर्तव्य। तो जो आप मौलिक कर्तव्य देखते हैं तो हमारे पास टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो यही है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के लिए उसको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना चाहिए। ये एक तरह का क्या है, ये उनका मौलिक कर्तव्य है, ऐसा उन्हें करना ही चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण का क्या तात्पर्य है, तो जो हमारा देश है, यानी जो हमारा भारत देश है, यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है। यानी कि अगर एक आम नागरिक है वो अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी पाए, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल है, यानी किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, तो उसे सडनली बिना किसी देख रेख के या बिना किसी पूछताछ के उसे डायरेक्टली सज़ा नहीं दे दी जाती। क्लियर? उससे उसका भी मतलब पूछताछ की जाती है, उसे अपना पक्ष रखने का पूरी आज़ादी दी जाती है, ताकि वो भी अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए। ऐसा ना हो कि उसे बिना मतलब के ही उसे जेल में जाना पड़े या उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। क्लियर? ऐसा हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि अगर 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, है ना, हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें काम करता है। तो इस तरह से हम अगर समझें तो गिरफ्तारी से संरक्षण का तात्पर्य है कि यहाँ पे 2 तरीके से क्या करवाता है, संरक्षण प्राप्त करवाता है। 2 तरीके से मतलब ऐसा है कि एक होता है साधारण कानूनी मामला, दूसरा होता है निवारक हिरासत के मामले। निवारक शब्द का अर्थ मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, निवारक से क्या मतलब होगा, तो उससे आप यहाँ पे कोरिलेट करना। तो साधारण कानूनी मामले से मतलब यह है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को
को पुलिस ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो जाने कि किस वजह से उसे गिरफ्तार किया गया। तो ये उस व्यक्ति को क्या हुआ, पहला अधिकार मिल गया। दूसरा, अगर गिरफ्तारी कर भी ली गई, उसे ले जाया गया या जेल वगैरह जहाँ भी ले जा रहे हैं, जेल में ही ले जा रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो अपने वकील से को बुला सकता है, उससे परामर्श ले सकता है ना, अपनी प्रतिरक्षा के लिए बात कर सकता है। तो ये क्या हुआ, उस व्यक्ति को दूसरा अधिकार मिल जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने क्या होना होता है, पेश होना होता है, जो कि जिनके द्वारा गिरफ्तार किया जाता है वो उन्हें पेश करते हैं वहाँ पे। फिर अगर दंडाधिकारी के द्वारा अतिरिक्त अनुरोध नहीं किए तो 24 घंटे में उन्हें क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, अगर नॉर्मल हुआ सिचुएशन तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे होते हैं। वहीं पे अगर हम देखते हैं दूसरा क्या होता है, यानी निवारक हिरासत के मामले में क्या होगा, तो निवारक हिरासत के मामले में ये आएगा कि मान लो, जैसे मैंने बोला ना कि मान लो पुलिस को ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है और ये पक्का है कि दंगा फसाद कराएगा, है ना, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं सोसाइटी में, तो पुलिस उससे पहले ही जान रही है, तो उसे क्या कर सकती है, उसे पहले ही गिरफ्त में रख लेगी कि तुम इस दिन बाहर नहीं निकलोगे या इतने दिन नहीं रोक। लेकिन उसकी भी टाइम लिमिट है कि 3 माह से ज़्यादा उसे नहीं रख सकते, है ना, कैद करके उसके अंदर ही, मतलब जब तक देखा जाएगा सारे नियम कानून, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने तक ही रख सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इस तरह का जो एक नियम है वो बनाया गया है, क्लियर। और ये कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 22 क्या सिर्फ भारत के नागरिक के लिए है, तो ऐसा नहीं, ये भारत के नागरिक और गैर नागरिक यानी विदेशी दोनों पे ये लागू होगा। अब आते हैं बात शोषण के विरुद्ध अधिकार की, यानी जो तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव देह व्यापार एवं बालाश्रम का निषेध। तो जैसा शब्द में लिखा ही है मानव देह व्यापार, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी पुरुष, महिला या बच्चे, आपने देखा होगा कई बार पुरुषों की, महिलाओं की, बच्चों की तस्करी की जाती है ना, महिलाओं की खरीदी बिक्री की जाती है, जो कि बहुत ही अनैतिक है ना। तो इस तरह में ये एक तरह का, ये क्या है, एक तरह का जुर्म माना गया है, ऐसा नहीं करना है, एक तरह का शोषण है। तो इस सब के विरुद्ध हमें अधिकार मिले हैं अनुच्छेद 23 में, क्लियर। फिर अगर हम इसी में आप देख रहे हो कि बालात श्रम की भी बात की जा रही है ना, बालात श्रम का निषेध। तो इस तरह से नहीं है कि बेगारी, अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो आप उसको पैसा नहीं दोगे, ये जुर्म हो जाएगा। अगर आप काम करवा रहे हो तो आप उसका पैसा दोगे ही, है ना, अन्यथा ये एक तरह का जुर्म माना जाएगा, इस तरह से आप उसे नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो अगर इसका अपवाद आता है कई बार, तो अपवाद में क्या रखा गया है कि मान लीजिए आप सेवा में हैं, क्लियर, जैसे राज्य सेना, सैन्य सेवा या किसी भी सर्विस में हैं आप, तो सरकार आपसे क्या कर सकती है, आपसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सेवा ले सकती है। आप ऑलरेडी सर्विस में हो, अब मान लो सडनली कोई सरकार को जरूरत पड़ गई, है ना, तो आपको वहाँ पे खड़े होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और आप वहाँ पे उसके लिए आप पैसे वगैरह नहीं वो कर सकते, और ना तो सरकार उसके लिए बाध्य है। हालांकि सरकार देती है, ठीक है, लेकिन बाध्य नहीं है सरकार कि हम वहाँ पे आपको पैसे दें, या फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आप धन देने के लिए बाध्य नहीं है, क्लियर। तो ये आपको फैक्ट क्लियर होगा, आई होप। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ये एक तरह का अपवाद में रखा गया है कि अगर सरकार, अगर आप ऑलरेडी सर्विस में हो, जैसे सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा में, तो अगर आप मान लो कोई भी ऐसे कि पर्टिकुलर टाइम पे आ जाता है सरकार को ज़रूरत, तो सरकार वहाँ पे आपको धन देने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी सरकार देती है, क्लियर। तो इस तरह से, और इसमें भी ये देखा गया है कि पर्टिकुलर सरकार ऐसा भी नहीं कर सकती कि धर्म जाति के आधार पर किसी की ड्यूटी लगा रही है, किसी की ड्यूटी नहीं लगा रही है, तो ये गलत होगा, क्लियर, ऐसा नहीं कर सकती सरकार। एक नॉर्मल है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें बैन ही है, तो एक तरह का फैक्ट हमें समझना है, बाकी चीज़ें तो रहती ही हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 24 की, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। कई बार ये वाला मतलब अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं केस स्टडी में, क्लियर। इनसे हमेशा केस स्टडी में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एनालिसिस कर रहे होगे तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये फेवरेट होता है केस स्टडी का।
तो वही है कि मान लो कोई बच्चा है ना, जो 4 वर्ष से कम उम्र का है, वो फैक्ट्री खदानों में काम कर रहा है, तो एक तरह का ये क्या है, निषेध है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पर इसमें आपने कई बार देखा होगा कि होटल वगैरह में काम कर रहे होते हैं बच्चे, तो ये भी एक तरह का क्या है, गलत ही है। तो इसमें केस स्टडी कैसे बन के आ जाती है कि मान लो आप डीएसपी हो और आप कहीं चाय पीने गए और उस एक होटल में, और उस होटल में छोटू चाय लेके आना है ना, ऐसा बोल देता है उस होटल का जो ऑनर रहता है। तो वो जो छोटू है, ये 4 या 5 साल का बच्चा है या 6 साल का, तो आप अगर डीएसपी हो तो आप वहाँ पे चाय पीने गए हो और आप देख रहे हो कि 5 साल का बच्चा आपको चाय सर्व कर रहा है, तो अब क्या करोगे, आप उसके ऊपर कार्रवाई करोगे, या आपका जो होटल का जो ऑनर है उससे आपके अच्छे रिलेशन है, आपके अच्छा वो आपका दोस्त है, तो क्या करोगे इस तरह में। तो इस तरह से कई बार केस स्टडी आती हैं, तो आप इसके आधार पर अपने आंसर बताइएगा मुझे कि आप क्या करोगे अगर आप ऐसा देखते हो। तो एक तरह का आपका ये क्वेश्चन भी हो गया केस स्टडी का सॉल्व करने का। क्लियर। अब आते हैं, करते हैं बात अनुच्छेद 25 से लेकर 28, यानी जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में जो इनके टाइटल हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं, डिटेल बाद में करेंगे। तो जो अनुच्छेद 25 है वो ये कहता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो और उसका प्रचार कर सकते हो। अनुच्छेद 26 ये कह सकता है कि आपके जो भी धार्मिक कार्य होंगे उसमें प्रबंध की स्वतंत्रता की जाएगी, है ना। यानी आप चाहे हज की यात्रा देख रहे हो या जगन्नाथ जी की जो यात्रा निकलती है, अमरनाथ अगर आप जा रहे हो, है ना, तो आपके लिए क्या करती है, व्यवस्था करती है सरकार। क्लियर। फिर अनुच्छेद 27 क्या रहता है, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी जाती है ना, कि आप स्वतंत्र हो। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, है ना, मतलब आप किसी भी धार्मिक संस्थानों में आप प्रवेश लग सकते हो। आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप को नहीं लेना है, इस पर्टिकुलर आप धर्म में हो तो आप इस पर्टिकुलर धर्म में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब एक तरह का मौलिक अधिकार अगर बोला जाए। इनसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो केस स्टडी हो या फिर प्रीलिम्स के पेपर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में करेंगे। ओके, सो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर हों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।